दोस्तों ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स की, जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के को पाने के लिए वो दोनों सारी हदें पार कर देती हैं। अब वो लड़का उन दोनों में से किसको मिलता है, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम केट को देखते हैं, जो एक टीचर है और एक क्लास में पढ़ा रही होती है। उसी क्लास में पीछे एक लड़का बैठा था जो कॉमिक बुक पढ़ रहा था। तभी केट उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि मैं कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। केट कहती है अच्छा चलो हमें भी पढ़कर सुनाओ। तभी वो लड़का उस कहानी को पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर केट को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा था, तो वो भी उसके साथ उस कॉमिक बुक को पढ़ने लग जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे पूरी ही क्लास उस कॉमिक बुक को पढ़ने लग जाती है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाता है और उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। वो केट को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि वैसे ही हमारे स्कूल के बच्चे हर एग्जाम में फेल होते जा रहे हैं और ऊपर से तुम उनको कॉमिक बुक पढ़ा रही हो। अब तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, या तो तुम उन्हें अच्छे से पढ़ाई कराओ या इस नौकरी से रिजाइन कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम मैगी को देखते हैं, जो एक कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने आई होती है। वो बताती है कि हमारे प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है और आपको पूरी मार्केट में इतने कम प्राइस में ये कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन जब कंपनी की सीईओ उन प्रोडक्ट्स का लेबल देखती है, तब उसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स कोरिया से मंगवाए गए हैं। वो मैगी से कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि ये प्रोडक्ट्स तुम्हारी कंपनी ने खुद बनाए हैं। अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम इसे कहाँ से लेती हो, तो इस कचरे को यहाँ से उठाओ और चलती बनो। अब ये सुनकर मैगी भी जोश में आ जाती है और वो उसे कहती है कि आप इनको इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि ये कोरिया से बने हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मैं तुम्हें ये बेचने नहीं वाली थी। जिसके बाद वो अपना सामान लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आते ही वो देखती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी कार उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। आगे जब केट अपने घर पर आती है तो वो मैगी को देखती है, जो पूरी तरह पागल हो चुकी थी और बिना कपड़ों के ही घर में डांस कर रही थी। केट उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने वो सामान बेच दिया। इस पर मैगी कहती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कोरिया वाले सारे स्टिकर उतारने को कहा था। केट कहती है कि हाँ मैंने वो सारे स्टिकर उतार दिए थे। मैगी कहती है कि तुमने सारे नहीं उतारे, एक स्टिकर अभी भी उस पर लगा हुआ था और अब उस एक स्टिकर ने मुझे बर्बाद कर दिया। ऊपर से वो ट्रैफिक वाले मेरी कार भी उठा कर ले गए। फिर वो उसे पूछती है कि तू बता तेरा स्कूल कैसा रहा। जिस पर केट कहती है कि उस प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब उन दोनों की ये लाइफ के लगे हुए थे, इसलिए वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए दारू पीती है और मूवी देखने लगती है। इसी दौरान मैगी उसे कहती है कि मैंने आज दिन में एक लड़के को बुलाया था इंटीमेट होने के लिए। इस पर केट कहती है कि तुम्हारा सही है, तुम्हें कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, लेकिन तुम मेरा हाल देखो, यहाँ पर तो सब सूना पड़ा हुआ है। मैगी कहती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम किसी को भी अपने करीब आने नहीं देती। अब मैगी की ये बात केट को बुरी लग जाती है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर आधी रात को जब केट सो रही थी, तभी मैगी उसके पास आती है और उसे उठाकर कहती है कि हमारा टाइम अभी सही नहीं चल रहा और जब तक हमारा टाइम सही नहीं हो जाता तब तक क्यों ना हम कहीं घूमने चले जाएं। केट कहती है कि ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। मैगी कहती है कि ये हुई ना बात, चलो जल्दी से पैकिंग कर लो, 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। केट कहती है कि नहीं यार मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखती हैं कि वहां पर चेक इन की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। केट कहती है कि इस लाइन को देख, अब हमारी फ्लाइट पक्का मिस होगी और अब तो हमें पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी मैगी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को देखती है और उसके पास जाकर उसे लाइन देने लगती है। फिर वो उसके सामने अपना बैग खोलकर उसे अपनी कच्छियां दिखाती है, जिसको देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड भी एक्साइटेड हो जाता है और उन दोनों को पहले अंदर जाने देता है। अब प्लेन के अंदर जाकर केट घबराने लगती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वो नींद की गोलियां खा लेती है ताकि वो पूरे सफर में सोती रहे और उसे कुछ भी पता न चले। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम रायन होता है। अब रायन को देखकर वो दोनों लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचने लगती हैं। अब मैगी को इंटीमेट होने की ज्यादा जल्दी थी, तो वो रायन से बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रायन कहता है कि मैं एक फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिसको देखकर केट को उनसे जलन होने लगती है, तो वो भी रायन से बातें करने लग जाती है। वो बताती है कि हमारा टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हम दोनों छुट्टियां बिताने ट्रिप पर जा रहे हैं। अब उस नींद की दवाई खाने की वजह से केट को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आता है और उन्हें बताता है कि फ्लोरिडा में तूफान आ गया है, इसलिए हमें यहीं पर लैंड करना होगा। आगे वो केट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नींद की दवाई की वजह से उसे होश नहीं आता। फिर कुछ देर बाद वो लैंड कर जाते हैं और क्योंकि तूफान थमने तक अगली फ्लाइट 2 दिनों के लिए डिले हो गई थी, इसलिए उन्हें 2 दिनों के लिए सेंट लुइस नाम के एक शहर में रुकना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक होटल में रूम बुक कर लेती हैं। इसी दौरान मैगी टिंडर पर लड़के ढूंढ रही थी ताकि आज रात को वो किसी के साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो रायन को देखती है, जो कि उन्हीं के साथ उसी होटल में रुका हुआ था। मैगी उससे पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड की शादी का क्या हुआ। रायन कहता है कि अभी शादी
शादी 3-4 दिनों के बाद है, इसलिए मैं यहाँ पर बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। आगे जाने से पहले वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ ड्रिंक पर चलना चाहोगी, जिस पर वो दोनों ही उसे हाँ कर देती हैं। अब वो दोनों बहुत खुश थी कि इतने हैंडसम लड़के के साथ वो आज रात को ड्रिंक पर जा रही थी। तभी मैगी कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई लड़की लकी रही तो वो आज रात को रायन के साथ इंटीमेट हो पाएगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपना बैग तो एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई, इसलिए वो केट से पूछती है कि क्या तुम मुझे कोई ड्रेस दे सकती हो। केट कहती है कि मैं खुद एक ड्रेस लेकर आई हूँ और वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अभी सुनकर मैगी होटल के रिसेप्शनिस्ट अनुज के पास जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर आसपास में कोई मॉल है क्या। अनुज कहता है कि हाँ, यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मैगी को तो अभी पहनने के लिए कुछ चाहिए था। फिर उसी रात हम केट को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर बनकर रायन से मिलने आती है। रायन उससे पूछता है कि तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ पर है, जिस पर केट कहती है कि वो नहीं आ पाएगी, उसे कुछ काम है। आगे केट उस पर लाइन मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैगी भी पहुँच जाती है जो एक साड़ी पहन कर आई थी। रायन उसे देखकर कहता है कि तुम तो बहुत मस्त लग रही हो। दरअसल उसे ये ड्रेस अनुज की मॉम ने दी थी। इसी दौरान वहाँ पर जॉश नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ आता है, जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों पर लाइन मारने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें माल दे सकते हैं। तभी उनमें से एक गधा कहता है कि मेरे पास गांजा है, जिसे मैं अपने पिछवाड़े में छुपाकर दूसरे देश से यहाँ पर लाया हूँ। फिर जॉश उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर मैगी कहती है कि हम अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हैं और अगर तुमने हमारे साथ फिर कोई बकवास करी तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। अब ये सुनकर जॉश घबरा जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। इसके बाद वो तीनों ड्रिंक करने जाते हैं, जिस दौरान वो देखते हैं कि उनके सामने जो कपल बैठे थे वो लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी रायन उनसे पूछता है कि तुम लोग करते क्या हो। मैगी कहती है कि मैं एक स्किन केयर कंपनी की CEO हूँ और फिर केट बताती है कि मैं एक टीचर हूँ जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर रायन कहता है कि मैं तो तुम दोनों के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मामूली सा फायर फाइटर हूँ। अभी सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही बचपन से एक फायर फाइटर के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। अब यहाँ पर सभी डांस करने लगते हैं, जिस दौरान रायन भी उन दोनों को अपने साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर रायन केट के साथ कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ था, इसलिए मैगी उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसे अपने डांस का जलवा दिखाने लगती है। लेकिन इसी दौरान उसकी ड्रेस खुल जाती है और सभी उसके दोनों कबूतरों को देख लेते हैं। आगे वापस जाते वक्त मैगी उसे पूछती है कि मेरे कबूतर कितने टाइम तक बाहर थे, जिस पर केट कहती है कि 20 सेकंड तक। मैगी कहती है कि फिर तो लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया होगा। अब वो दोनों बातें करते करते अपने फ्लोर पर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी जाने से पहले रायन उनसे पूछता है कि हम यहाँ पर सिर्फ कल तक ही हैं, तो क्या कल हम तीनों कहीं पर घूमने चलें? इसी बहाने हम ये शहर भी देख लेंगे। अभी सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं और उसे हाँ कर देती हैं। आगे कमरे की तरफ जाते वक्त केट मैगी से कहती है कि मुझे सब पता है, तुमने रायन को अपनी बॉडी जानबूझकर दिखाई ताकि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन अब मैं उसे पसंद करती हूँ। मैगी कहती है कि मैं तो उसे प्यार करती हूँ। केट कहती है कि तुम उसे प्यार कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो उसका सरनेम तक नहीं पता। मैगी कहती है कि मुझे उसके साथ इंटीमेट होना है। केट कहती है कि नहीं, इस बार मैं उसके साथ इंटीमेट होंगी। फिर अगले दिन वो तीनों घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मैगी उसे कहती है कि हम हॉट एयर बलून पर चलेंगे, वहाँ से हम पूरा शहर देख सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही केट घबरा जाती है, क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। लेकिन वो मैगी को रायन के साथ अकेले जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भी साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। अब वो तीनों हॉट एयर बलून पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर उसका पायलट एक कानिया होता है, जिसको देखकर केट उससे पूछती है कि तुम्हें दिखता तो है ना। इस पर कानिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी नजर चील की तरह तेज है। आगे जब वो थोड़ा ऊपर जाते हैं तो केट घबराने लगती है, कहती है कि बस ये इतना ही ठीक है। लेकिन तभी कानिया कहता है कि अभी तो हम 2000 फीट और ऊपर जाएंगे। अब केट पहले तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तो वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो कानिया से कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतार। लेकिन तभी कानिया कहता है कि अभी तो हम बादलों तक पहुँचे भी नहीं। केट कहती है कि भाड़ में गए तेरे बादल, मुझे अभी नीचे उतार। जिसके बाद वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी रायन उसे संभालने लगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो और मेरे साथ गाना गाओ। जिसके बाद वो दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। वहीं मैगी बोर हो रही थी और वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। फिर वो एक शैंपेन की बोतल उठाती है और कहती है कि चलो साथ में शैंपेन पीते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। लेकिन रायन उसे मना कर देता है और कहता है कि हमारे लिए अभी शैंपेन पीना ठीक नहीं होगा, क्योंकि केट की हालत अभी सही नहीं है। लेकिन मैगी को वो शैंपेन पीनी ही थी, इसलिए वो उस बोतल को खोलने लगती है। लेकिन तभी उसकी कैप जाकर सीधा कानिया की दूसरी आंख पर लगती है और वो अंधा हो जाता है। अब ये देखकर केट और भी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है कि हम सब मरने वाले हैं। लेकिन तभी कानिया कहता है कि कोई नहीं मरेगा, बस हमें इस बैलून को सेफ लैंड कराना होगा। क्या तुम में से कोई इसे उड़ाना जानता है? वहीं नीचे हम देखते हैं कि एक बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। अब वो बच्चा अपना केक काटने ही वाला था, पर तभी वो तीनों वहाँ पर अपने बैलून को लैंड करवा देते हैं। आगे वो तीनों वापस अपने होटल आ जाते हैं, जहाँ पर अनुज मैगी को बताता है कि एयरपोर्ट से तुम्हारा लगेज वापस आ चुका है। फिर जाने से पहले रायन उन्हें कहता है कि मैं पूल की तरफ जा रहा हूँ, जिस पर वो दोनों भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। अब केट स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो रही होती है
है, पर तभी वहाँ पर मैगी आती है जिसने एक बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेस पहनी हुई थी, जो देखकर केट को लगता है कि अब तो रायन इसे ही देखेगा, इसलिए वो एक कैंची लेकर अपनी ड्रेस को काट लेती है और उसे छोटी बना देती है। फिर कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसने अपनी ड्रेस को बहुत ही रिवीलिंग बना दिया था ताकि रायन उसे ही देखे। अब ये देखकर मैगी को उससे जलन होने लगती है, इसलिए वो रायन के पास आती है और उसे कहती है कि मैं पानी के अंदर बहुत अच्छी डाइव कर सकती हूँ, जिस पर केट कहती है कि मैं तो तुमसे भी अच्छी कर सकती हूँ। तभी रायन कहता है कि चलो तुम दोनों ही करके दिखाओ, फिर पता चलेगा तुम दोनों में से कौन अच्छा कर सकता है। अब वो दोनों रायन की बात मान जाती हैं और उसे अपनी अपनी डाइविंग स्किल्स दिखाने लगती हैं। अब केट उससे अच्छा कर रही थी, जिस पर मैगी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तभी केट कहती है कि तुम पागल हो क्या, ये बहुत ही डेंजरस है। लेकिन मैगी उसकी बात नहीं सुनती और सीधा पानी में कूद जाती है। लेकिन फिर वो जैसे ही पानी में छलांग लगाती है तभी पानी उसकी आंख पर जोर से लगता है और उसे वहाँ पर चोट लग जाती है। फिर अगले दिन जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो देखती है कि रायन अपना सामान लेकर वहाँ से जा रहा था। वो दोनों उसके पीछे आती हैं और उसे पूछती हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। रायन कहता है कि मैं जॉश के साथ कैरोलिना जा रहा हूँ ताकि मैं शादी में टाइम पर पहुँच सकूँ। केट कहती है कि तुम इतनी दूर एक अजनबी के साथ जा रहे हो, वो एक सीरियल किलर भी तो हो सकता है। जॉश कहता है कि नहीं, मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ। मैगी कहती है कि हम तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब रायन उसकी बात मान जाता है और वो चारों जॉश की कार में बैठकर कैरोलिना की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में मैगी रायन से चिपकने लगती है, जिसको देखकर केट को उससे जलन होने लगती है। पर तभी वो सबको मैगी की बचपन की फोटो दिखाती है जिसमें वो काफी बत्ती दिख रही थी। अब उस फोटो को देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर केट को बहुत जोर का टॉयलेट लगा था, तो वो टॉयलेट करने चली जाती है। लेकिन जब वो टॉयलेट करके बाथरूम से बाहर आती है तभी वो देखती है कि बाथरूम का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। वहीं बाहर हम मैगी को देखते हैं और उसी ने ही जानबूझकर बाथरूम के दरवाजे को बंद किया था। अब केट को कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए वो अपने कपड़ों पर टॉयलेट पेपर लपेटकर वहाँ से बाहर आने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो कमोड में गिर जाती है। वहीं बाहर हम मैगी को देखते हैं जो रायन से कह रही थी कि अगर शादी के बाद तुम फ्री हो तो हम साथ में डेट पर चल सकते हैं। लेकिन तभी केट टॉयलेट की खिड़की से बाहर आकर गिरती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे टॉयलेट में बंद किसने किया। तभी वहाँ पर जॉश आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर ये क्या लगा हुआ है। अब इसे केट को गुस्सा आ जाता है और वो पानी चालू करके नहाने लगती है। इसके बाद वो सभी अपनी कार में आ जाते हैं और कैरोलिना की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी केट मौका देखकर रायन से कहती है कि मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम इसे दबा दोगे। रायन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जिसके बाद वो उसके कंधे दबाने लगता है। अब उसकी इस हरकत से मैगी को जलन होने लगती है। इसके बाद वो एक दारू की बोतल में नींद की गोलियां मिला देती है और उसे केट को पीने को देती है। लेकिन तभी जॉश उस बोतल को उससे छीन लेता है और पीने लग जाता है, जो देखकर मैगी घबरा जाती है क्योंकि उसको पीने से उसे कभी भी नींद आ सकती थी। वो जॉश से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी चला सकती हूँ, क्योंकि तुम बहुत देर से चला रहे हो तो थक गए होगे। लेकिन जॉश उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। फिर रात को जब सभी सो जाते हैं तब जॉश को भी नींद आने लगती है और वो अपनी कार को एक साइन बोर्ड पर ठोक देता है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं और उन्हें आज रात को एक होटल में रुकना पड़ता है। अब क्योंकि केट मैगी से गुस्सा थी तो वो सोने के लिए अलग रूम लेती है। फिर कुछ देर बाद जब केटी को सामान लेने के लिए बाहर आती है तभी उसके पास रायन आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। अब ये सुनकर केट खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम मैगी को देखते हैं जो जॉश के साथ बैठकर बातें कर रही थी। लेकिन तभी जॉश को लगता है कि शायद मैगी उसकी बातों से बोर हो गई है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर अगली सुबह जब केट ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी मैगी वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि अब हमें ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट लड़की हो और मैं इसे किसी लड़के के लिए खोना नहीं चाहती। लेकिन तभी वहाँ पर जॉश आता है और उनसे कहता है कि रायन जा चुका है और जाते जाते वो मेरी कार भी चुरा ले गया। तभी केटी मैगी से लड़ने लगती है और उसे कहती है कि तू रात को उसके साथ सोई थी। मैगी कहती है कि नहीं तो। केटी कहती है कि मुझे पता है तू उसके साथ जरूर सोई थी। मैगी कहती है कि तुझे कैसे पता, तू भी उसके साथ सोई थी। केटी कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान वो दोनों इतनी पागल हो जाती हैं कि वो उस होटल के रेस्टोरेंट को पूरा बर्बाद कर देती हैं। अब ये देखकर होटल का मालिक पुलिस बुला लेता है और फिर पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर वो दोनों उसे अपनी और रायन की कहानी सुनाने लगती हैं। पुलिस वाली पूछती है कि रायन का पूरा नाम क्या है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं था। पुलिस वाली कहती है कि तुम दोनों उस लड़के के साथ इंटीमेट भी हो गई जिसका तुम्हें पूरा नाम भी नहीं पता। तभी वहाँ पर जॉश आता है और कहता है कि उसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी, अभी मैं बताता हूँ उसका पूरा नाम क्या है। लेकिन जब वो उसकी प्रोफाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि आज तो रायन की शादी होने वाली है और शायद इसीलिए वो इतनी जल्दी में था कि वो उसकी कार चुरा कर भाग गया। अब ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि रायन ने हमें धोखा दिया। आगे वो पुलिस वाली से कहती हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, क्योंकि हमें जाकर उसकी होने
होने वाली वाइफ को बताना होगा कि उसका पति एक धोखेबाज है, ताकि उस बेचारी का फ्यूचर खराब ना हो, और इस नुकसान के पैसे भी हम भर देंगे। अब पुलिस वाली उसकी बात मान जाती है और उसे छोड़ देती है, जिसके बाद वो टैक्सी लेकर सीधा शादी में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर वो एक दुल्हन से कहती है कि तुम्हारा पति धोखेबाज है, वो गधा कल रात हम दोनों के साथ इंटीमेट हुआ था। अभी सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और अपने होने वाले पति को गालियाँ देकर उससे शादी तोड़ देती है। पर तभी वो दोनों देखती हैं कि वो आदमी तो कोई और ही होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर रायन को ढूंढ ही लेती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने हमें धोखा दिया और हमारा इस्तेमाल किया। रायन कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुम दोनों ही मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, तो बस मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी। वो कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, जिस पर रायन कहता है कि तुमने भी मुझसे कहाँ पूछा। इसी दौरान वहाँ पर उसकी होने वाली पत्नी आ जाती है, जो कि बहुत चालू होती है और रायन को डांटने लगती है, जो सब देखकर वो उस लड़की को कुछ नहीं बताती और कहती है कि इस गधे के लिए तो ऐसी ही लड़की सही है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आती हैं और अपनी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगती हैं। फिर घर जाने से पहले मैगी जॉश के पास जाती है और उसे किस करते हुए उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाता है। केटी को वापस उसके स्कूल में जॉब मिल जाती है और वहीं मैगी भी अपने सारे प्रोडक्ट्स को बेच देती है। साथ ही वो अब जॉश के साथ रिलेशनशिप में भी है। वहीं केटी और मैगी अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा साथ रहती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।